अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। आपसे कहा था मैंने, मैं बड़ी तफसीली गुफ्तगू करूंगा जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा के नज़रसानी के केस के बारे में, और अभी तक वजूहात क्यों नहीं आई हैं उस पर गुफ्तगू करनी है, और आप तक सारी बातें मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि उनको सही तरह से हकायक के साथ आपके सामने मैं रख सकूं। दूसरा, जो अदालती कुछ ख़बरें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, डींगी के हवाले से कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा, कितनी अमवात और क्या आप तक असल हकायक क्यों नहीं आ रही हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं जस्टिस काजी फायज ईसा। आपको याद होगा 2020 में बड़ा बेंच था, 10 मेंबर बेंच, फैसला दिया और मेजॉरिटी ने कहा, रेफरेंस को तो उन्होंने कह दिया ना जी, यानी मेलाफिडी पे नहीं कहा, लेकिन रेफरेंस को क्वैश इस कॉन्टेक्स्ट में कर दिया, लेकिन साथ कहा कि चूँकि प्रॉपर्टी की डिटेल्स हैं तो ये मामला FPR देख ले। इशू बड़ा सीधा सा मनी ट्रेल के कॉन्टेक्स्ट में था। क्या टैक्स दिया? अगर उनकी मिसेस थी, ओनर थी, तो डिक्लेरेशन की थी? पहला सवाल। अगर डिक्लेरेशन की थी तो पैसा कहाँ से आया था? दूसरा सवाल, पैसा अगर आया था तो पैसा क्या वाइट था? तो ये सारे सवाल थे, FBR ने देखने थे। FBR ने बड़ी डिटेल में इस बारे में हेयरिंग की, और वो फैसला भी चल रहा होगा जो लार्जर बेंच का ऑपरेटिव पार्ट, जिसमें मामला ये भेजा और कंडीशनैलिटीज़ दी कि क्या क्या करना है। FBR ने उसको फाइनल किया, और FBR ने बड़ी क्लैरिटी के साथ 10.5 करोड़ की FBR की जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई है, वो बैकग्राउंड पे मैं वो फिर चला रहूँगा ताकि आपको समझ आ सके। उसमें प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं की थी तो रिटर्नें बाद में दी, और वो मैं रिटर्नें भी आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ कि जो बाद में रिटर्नें गालिबन 2019 में गालिबन फ़ाइल की थी, मेरा हाल 2020 में फ़ाइल की थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर चुका। मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। ये जिस पीरियड की थी उस पीरियड में फ़ाइल नहीं की गई थी। फिर कहा गया कि एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम के हवाले से कोई डिक्लेरेशन नहीं थी। फिर कहा गया कि ये पैसा उनके पास वाइट शक्ल में था, वो कोई वाइट शक्ल में नहीं था। एक फॉरेन करेंसी अकाउंट में पैसे डाले हुए थे, वो कहाँ से आया, किस सोर्स से आया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। कहा गया कि बड़ी पढ़ाते थे, बहुत आमदन आती थी, तो वो सारी आमदन इकट्ठी करके कोई 1 करोड़ रुपये के करीब निकली, तो 9.5 करोड़ रुपये के ऊपर 3.5 करोड़ रुपये के करीब टैक्स बना। और ये वो FPR की रिपोर्ट बैकग्राउंड पे चल रही। नज़रसानी में आया, आपको याद है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साइल बन के जो बातें उन्होंने की वो मैं तो दोहरा नहीं सकता, आपने सुना। और वही सो कॉल्ड लिबरल का एजेंडा, और वो बड़ी चीज़, बड़ी क्लैरिटी पे जो बातें उन्होंने की साइल के तौर पर, एक जज के तौर पर, तो हैरान कूना कि एक जज भी इस तरह की मफरूज़ों पे बातें कर सकता है। बहरहाल हुई बातें, और जो 3 सवाल रखे जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उसका जवाब नहीं दे पाए, और आपके सामने कयूम सिद्दीकी ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, या बाकी दोस्तों ने मैनेज हो गया है, क्या हो गया, पता नहीं क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होते रहे, आपके सामने ये बातें। लेकिन ये केस बज़ाहिर जो है मेरिट पे नहीं हुआ। अकाउंटेबिलिटी के सवाल आज भी ज़िंदा हैं। उन्होंने FBR की रिपोर्ट लार्जर बेंच ने, जस्टिस मंजूर मलिक रिटायर हो चुके हुए, उनका नायब के लिए नाम लिया जा रहा है। जो नायब, वो आपको पता है सियासी जज होते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो वो उनका नाम उस काम के लिए लिया जा रहा है कि उनको चेयरमैन नायब लगा दिया जाए, या आने वाली हुकूमत में कोई ना कोई ओहदा दिया जाएगा। याद रखिएगा, वो अपना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका पुराना ताल्लुक़ है, वो चला आ रहा है ताल्लुक़ उनका। अब आगे क्या होना है आपके सामने। अब 26 अप्रैल और आज हम नवंबर में बैठे हैं। भाई जिन वजूहात की बुनियाद पर फैसला आपने सेट साइड किया, वो वजूहात कौन जानना चाहती है? वो वजूहात तो आपके पास पहले मौजूद होनी चाहिए ना। वो देखिए ना, आप अब उन वजूहात को इकट्ठा करके एक जजमेंट लिखनी है। वो वजूहात जिनकी बुनियाद पे आपने फैसला कर दिया, वो वजूहात क्या हैं? वो रीजन क्या है? वो रीजन कौन जानना चाहती है? और ये रीजन जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने कहा, उन्होंने फैसला लिखा, उन्होंने, और तो इनको देनी है। और अभी तक हैरान कुन बात है, लोग सवाल करते हैं, मैं भी सवाल कर रहा हूं कि वो वजूहत क्या है ऐसी
वो वजूहात जिस बुनियाद पे आपने फाइनल तो ऑर्डर दे दिया भैया, आपने वो जो FBI के पास जा रहा हो, रिपोर्ट को भी ख्वाहिश कर दिया, सारी चीजें वो, फिर रिपोर्ट तो अपनी जगह मौजूद रहती है। अगर वैसे मैं आज भी कहूंगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रेफरेंस पेंडिंग पड़ा है, वो अभी तक रेफरेंस क्यों टेकअप नहीं किया? आप वजूहात कैसे रोक सकते हैं? अच्छा, कई लोग सवाल करते हैं कि जनाब, और वो अदालतों पे सवाल उठाते हैं, जैसे साकिब निसार की जात पे सवाल उठाए कि जनाब पनामा का केस, क्या पनामा के केस में मैं चैलेंज करता हूं इस हवाले से, यानी हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में सामने है, मनी ट्रेल नहीं है, वो वही गैंग है, वही लोग हैं जो इस करप्शन को जायज करने की बातें करते हैं कि करप्शन जायज है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लूट लिया है कौम का, लूट लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, कौम सवाल पूछती है, कौम को जवाब चाहिए, जवाब नहीं दिए तो वो भी यहां तक याद रखिएगा, वो जस्टिस साकिब निसार का कोई ताल्लुक नहीं। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने फैसला दिया, बेंच में जजेस अभी मौजूद हैं जिन्होंने वो फैसला दिया, और बड़ा क्लियर के साथ। जस्टिस गुलजार साहब ने तो डिस्क्वालीफाई कहा था ना जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने मिस डिक्लेरेशन के ऊपर, लेकिन उन्होंने डिस्क्वालीफाई भी और साथ नैब की इंक्वायरी। और आपको याद 126 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग, फिर 60 दिन की GIT, फिर 6 दिन सुप्रीम कोर्ट में, नैब में इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, नैब में रेफरेंस, कोई डिटेल नहीं है। एवन फील्ड और आपके सामने वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो गुमराही मत करें, आप कौम के साथ सच बोलें। मैं चैलेंज करता होता हूँ, आए साबित करें इस बात को। तो यहाँ भी ये चैलेंज तो है ना कौम के सामने कि इन्होंने जायदादें कैसे खरीदी हैं, वो नहीं है। तो मामला भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने भिजवाया नज़र चौहान ने, वो रेफरेंस भी बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, उन्होंने भेजा हुआ है, और वो रेफरेंस तो टेकअप करना चाहिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उसका फैसला मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, जस्टिस उमर अता बंदयाल ने क्या देना है? उन्होंने तो नजरसानी खारिज की है, उनके लिए रीजन देने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं समझता, उन्होंने तो जो फैसला पहले दिया उसको या अपहोल्ड करना, या उसे बदलना तो नहीं है ना। ये तो फैसला जिसने बदला है, जिसने तब्दील किया है, जिस जज साहिबान ने तब्दील किया, उन्हें वजूहात बतानी है कौम को, और वो वजूहात बताएं। कौम मुतालबा कर रही है, वो वजूहात बताएं कौम के सामने, क्या वजूहात हैं और क्यों डिले हैं। जिस बुनियाद पे 26 अप्रैल को आपने दे दिया तो ठीक है, टाइम लगता है लिखने के लिए, लेकिन उसको लिख के कौम के सामने लेकर आए। और हम भी देखना चाहते हैं कि ये डे लाइट के अंदर हर चीज सामने वाजे है, उसको कैसे आप कारपेट के नीचे फेंक देंगे, किसी जमीन में दफन कर देंगे। आप दफन नहीं कर सकते हैं, इस बात को बड़ी क्लैरिटी के साथ बातें हैं। मैं तकाजा करता हूँ, मैं मुनसर हूँ कि जस्टिस मकबूल बाकर जो है वो तफसीली फैसला जस्टिस काजी फायसा की नज़रसानी में कौम के सामने लाएंगे। और फिर बताना चलूँ, जस्टिस उमर अता बंदयाल के जो डाइसेंटिंग व्यू दी है, उन्होंने वजूहात देने की ज़रूरत नहीं है। सारी बात को सामने रखते हुए देना चाहें तो ठीक है, उन्होंने तो वही पहला फैसला या अपहोल्ड करना है ना। आगे चलते हैं, कुछ अदालती खबरें रह गई थी वो मैं आपके सामने, चूँकि इमरान खान का बड़ा अहम इशू था जो रात मैंने चलाया, डींगी की बचाव के लिए इकदाम ना करने के खिलाफ ये दरख्वास्त जुडिशल एक्टिविज़म पैनल डिवीजन बेंच जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शहीद के सामने। जो रिपोर्ट है बैकग्राउंड पे वो रिपोर्ट चल रही है, वो रिपोर्ट देख लीजिएगा आपको रिपोर्ट से अंदाज़ा हो जाएगा कि उस रिपोर्ट के अंदर जो है ना जो बातें बड़ी वाज़े तौर पर कही हैं और उसमें कई चीज़ें मानी हैं। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपके। टोटल कंफर्म केसेस पंजाब में 2021 में 19,595 हैं, 24 घंटे में 501 ये जा रहे हैं तेज़ी के साथ, 380 लाहौर में 24 घंटे में, और पेशेंट जो पंजाब में 2106 अस्पतालों में है, लाहौर में 1438 है। जगह नहीं है, झूठ बोलते हैं कि कई रिपोर्टें गलत हैं। और क्रिटिकल पेशेंट 62 हैं, और डेंगू से जो मौत हुई हैं 81 हैं, 81 ये मान चुके हैं। 81 का आप किसके गरे पे डालेंगे? ये मौतें किनकी वजह से हुई हैं? अदालत ने कहा है कि रिपोर्ट दाखिल करें आप, और ये रिपोर्ट मांगी है, और एडिशनल सेक्रेटरी अदालत में पेश हुए। ना स्पेशल सेक्रेटरी आया, ना किसी को और ख़बर है। मेरे वालिद साहब भी अस्पताल में दाखिल है डेंगू की वजह से। डेंगू वाकई नुकसान पहुंचा रहा है। स्प्रे नहीं किया इन्होंने, वो अल्टीमेटली स्प्रे कर दिया। फॉगिंग वाला स्प्रे करना था, बहुत कुछ होना था, लेकिन नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट में एक और अहम समाअत थी, पंजाब के बल्दियाती इदारों की अदम बहाली पर तौहीन अदालत केस की समाअत है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब से अदालतियों पर अमल दरामद न करने पर जवाब तलब कर लिया।
1 हफ़्ते में तफसीली रिपोर्ट दाखिल करें। चीफ सेक्रेटरी पंजाब पर इजहार बरहमी का इज़हार किया कि बताएं कि 7 माह पर अदालती हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। आप ऐसे आए हैं जैसे लंच या डिनर, और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आपको या आपकी जमात को पसंद ना हो फिर भी अमल करना है। आप तो सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल नहीं लग सकते, आपको चीफ सेक्रेटरी किसने लगाया। 1 हफ़्ते बाद रिपोर्ट देकर फ़ैसला करेंगे कि चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ क्या करना है। देखेंगे चीफ सेक्रेटरी की बकाया सर्विस और जेल भेजने बारे क्या करना है। केस की समाअत 1 हफ़्ते के लिए अदालत ने मुलतवी कर दी है। एहतसाब अदालत में भी मामला कई चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा जो आसिफ हाशमी के खिलाफ प्लाटों की अलाटमेंट का केस है, बरगत की दरख्वास्त पर 25 नवंबर के लिए समाअत मुलतवी कर दी है। प्लाट और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल पर इल्ज़ाम है और नैब जानबूझकर बरगत पर जवाब जमा नहीं कर रही, ये उनका कहना है। इसी तरह साबिक वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुजाहिद कामरान जो बड़े ब्लू आइड थे शहबाज शरीफ के, और ये सारा जो कुछ भी किया आपके सामने मौजूद है। 30 नवंबर के लिए उसकी समाअत मुलतवी होगी, उस पर भी जवाब तलब कर लिया उन्होंने, और गैर कानूनी भर्तियों के हवाले से ये रेफरेंस दायर था। और लाहौर हाई कोर्ट के सामने जो मामला है तहरीक इंसाफ रुकन कौमी असम्बली बिलाल अख्तर वड़ाइच की 23 नवंबर तक समाअत मुलतवी हो गई है। जामिया पंजाब का रिकॉर्ड जमा कराने की मोहलत दे रखी है और तालीमी बोर्ड को फरीक बनाने की हिदायत करते हुए रिकॉर्ड तलब कर रखा है। कागजात नामजदगी में उन्होंने हक़ाइक़ छुपाए हैं और इनके कागजात नामजदगी कलअदम करार दे, ये उन्होंने कहना है। टाइम ज़्यादा हो गया है, मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।